वालेकुम अस्सलाम। गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चैट में मुझे बताते जाएं। ज़बरदस्त हो गया, वेरी गुड, ग्लैड टू नो। ज़बरदस्त हो गया जी। 6:30 हो गए। आप लोगों से मैं वक्तन फ़वक्तन बात करता रहूँगा, ठीक है? हर बात को, ये तकरीबन यही कोई हर 5-10 मिनट बाद मैं चैट को देखता रहूँगा, ठीक है? लेकिन आई थिंक हमें अपनी वर्कशॉप को स्टार्ट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो गाइस, डे 1 जो हमारी लाइव स्ट्रीम थी, उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, ज़रा उसको जल्दी से रीकैप करते हैं, फिर उसके ऊपर ही बिल्ड कर लेंगे। अच्छा, तो हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये हमारी ग्रिड के ऊपर लोकेशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह ग्रिड को हमने देखा था कि इसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, राइट? और फिर हमने देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का एक फॉर्मूला है, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर्ड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर्ड, और इस पूरे के साथ जो है ना अंडर रूट है। हमने इसको प्रूव करना सीखा था। एंड देन वी स्टडीड के किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे आता है, ठीक है? मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स, सही है? जाहिर है किसी भी चीज़ का अगर मिड निकालना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी ना। तो मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स हमने कैसे निकाला था कि जनाब आप क्या करें, आप एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज ले लें, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स की एवरेज ले लें, यहां से आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। सही हो गया। तो अगर तो ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई है, अब हम आगे चलते हैं और आज हम अपनी बुनियाद रखते हैं इस वर्कशॉप की, यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो गाइज, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पता लगाने के लिए हमें दो रास्ते होंगे हमारे पास, ठीक है? सो वी हैव टू पैथ्स। इन दोनों रास्तों से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है? वन बाय वन इस हर एक पाथ को देखते हैं, ठीक है? लेट्स लुक एट द फर्स्ट पैथ। अगर तो हमारे पास ग्रेडियंट मौजूद हो और वन पॉइंट ऑन द लाइन मौजूद हो, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, ठीक है? अच्छा, तो मैं कह देता हूं मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जी हमारे पास एक लाइन है, ठीक है? देयर इज अ लाइन, राइट? लेट्स जस्ट कॉल दैट लाइन L1, ओके? मैंने लाइन को नाम दे दिया है, विच हैज gradient m is equals to 2 and passes through a point A12, ओके? सो अब हम इस बात को जरा समझते हैं कि यहां पर हमें क्या क्या मिला। हमें एक तो उसने ग्रेडियंट का बता दिया कि उसका ग्रेडियंट 2 है, और एक पॉइंट का बता दिया कि वो 1 2 से क्रॉस करती है, जिसको हमने ए कह दिया। तो इसका मतलब क्या है गाइस? अच्छा, हमने एक ग्रेडियंट फॉर्म देखी थी जिसमें हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वाला वर्कशॉप अटेंड किया हो तो मैंने बात की थी कि जो इक्वेशन होती है वो एक स्टोरी होती है। तो एक स्टोरी बताने का तरीका क्या है, एक फॉर्म क्या है, उसको हम ग्रेडियंट फॉर्म कहते हैं। उसको हम यूं लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर ये x और y जो हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? ये इसी तरह रहते हैं, और ये जो m होता है ये ग्रेडियंट कहलाता है, और ये जो c होता है इसको हम y इंटरसेप्ट करते हैं, यानी कि कहां पर हमारी ये वाली लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ठीक है? तो अब हमारे पास एक फॉर्म भी है जिसके अंदर हमने अपनी कहानी बतानी है, और कहानी को बताने के लिए पहले कहानी का पता होना जरूरी है। उसके लिए हमें एक पॉइंट भी मिल गया और एक ग्रेडियंट भी मिल गया। तो अब इसकी कहानी यानी कि इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखो, मुझे एक पॉइंट गिवन है, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये हमेशा लाइन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट
ए विच इज 1,2 मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक विल satisfy the line. नाउ गाइज हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी हम मैथ्स में satisfy का वर्ड यूज करेंगे ना, इसका बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है. satisfy का मतलब क्या है कि जनाब आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी. दिस इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड satisfy. ओके, सो दैट मीन्स कि अच्छा यार ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, तो मैं कह सकता हूं कि इन माय इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c मेरे पास दो चीजें तो ऑलरेडी मौजूद है. मेरे पास y भी मौजूद है जिसको मैं 2 कह दूंगा, m का मुझे अभी पता नहीं, और ये x जो है 1 की जगह आ जाएगा, और c का भी मुझे पता नहीं. वेल हमें तो m का भी पता है ना, कि m हमने पहले से ही यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर 2 रखा हुआ है. तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर हम m की जगह 2 डाल देते हैं क्योंकि ग्रेडियंट इज 2. अब ये जरा देखें, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस c. सही हो गया. तो c की वैल्यू क्या आ रही है इधर से? c की वैल्यू आ रही है 0. तो आपकी फिर लाइन क्या बनी? आपकी लाइन बन गई mx प्लस 0, और आपको पहले से पता आपका ग्रेडियंट क्या है, तो y इज इक्वल टू 2x. ये लें जी, हमने अपनी इस एग्जाम्पल से लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली. तो दिस वाज पाथ नंबर 1, राइट? दिस वाज पाथ नंबर 1. अब पाथ नंबर 2 क्या है? ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का. सही हो गया. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का जो पाथ नंबर 2 है, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन. ठीक है जी. अच्छा, अब 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन है हमारे पास. तो इसका मतलब यह है कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं. मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 3 नेगेटिव 2 और b इज इक्वल टू लेट्स से 4,1. ओके, ऑलराइट. अच्छा, ये जो पाथ है ना, ये असल में आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है. बेसिकली हम पाथ्स कौन सा चूज करना है ये ऐसे डिसाइड करते हैं कि हमारे पास है क्या. क्या हमारे पास ग्रेडियंट और एक पॉइंट है? ओके, टेक पाथ नंबर 1. या अगर हमारे पास कोई ग्रेडियंट नहीं, 2 पॉइंट्स ही हैं, तो ऑफ कोर्स टेक पाथ नंबर 2. सही है. तो ले जी, अब हमारे पास जो है ना 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए. सही हो गया. ओके, तो अब मैंने वो लाइन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करती है. ठीक है, अभी हम जरा इसको करते हैं पहले मैथमेटिकली, फिर इसको जरा समझते हैं कि हो क्या रहा है. राइट? अच्छा, हम क्वाड्रेटिक्स नहीं कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक्स हम कवर नहीं करेंगे. ठीक है, वो अलजेब्रा का पार्ट है. अच्छा जी, तो ऑफ कोर्स सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1 विल ऑलवेज बी फाइंड ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट तो लाइन का स्लोप है ना, हम उसके बगैर नहीं आगे चल सकते. तो m इज इक्वल टू, मैं इसको कह देता हूं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है. ठीक है जी. तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ठीक है, क्या फॉर्मूला है ग्रेडियंट का? अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट करने में थोड़ी तंगी हो रही है तो मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं. फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो मैंने यही किया. तो ये मैं जरा अपने पिछले वाले पार्ट के साथ जरा थोड़ा सा डिवाइडर बना लूं. ये पिछले वाला क्वेश्चन था, जरा हमारे पास जगह कम पड़ गई है. लें जी. ओके, तो ये देखिए ग्रेडियंट क्या आ रहा है? ग्रेडियंट आ रहा है ऊपर 1 माइनस माइनस 2 विच वुड बिकम 1 प्लस 2 बेसिकली. तो 3, और नीचे क्या आ रहा है? 4 माइनस 3 विच जस्ट गिव्स यू 1. तो इसका ग्रेडियंट क्या आ गया? इसका ग्रेडियंट आ गया 3. ठीक है जी. तो इसका ग्रेडियंट 3 आ गया. अभी के लिए मैं ये जो पिछले पार्ट में मैंने लाइन फाइंड की थी, इसको उठा के इधर ले आता हूं क्योंकि ये दूसरा पार्ट था. हम ये वाली साइड इस न्यू क्वेश्चन के लिए रख लेते हैं. ठीक है, तो हम पाथ 2 के जरिए से हमने अपना ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है, वो है 3. अच्छा, अब गाइस यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं 3,2 और एक और पॉइंट है 4,1. यही थे ना 2 पॉइंट्स, 3, नेगेटिव 2 एंड 4,1. राइट? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कौन सा पॉइंट लें?
तो सवाल जवाब इसका ये है, जवाब इसका ये है कि कोई भी पॉइंट ले लें, एनी। उसकी सिंपल रीजन ये है कि यार देखो जो ग्रेडियंट आया है वो इन दो पॉइंट्स को यूज करके ही आया है ना, तो अब जब लाइन बनेगी जिसके अंदर वो वाला ग्रेडियंट यूज होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो हमने क्या करना है अब हमने सी फाइंड करना है। ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमारे पास तमाम चीजें हैं, y भी है, x भी है, m भी है, लेकिन c नहीं है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, आप लोग बता दें कौन सा पॉइंट ले लें जिसमें आप लोग खुश हैं। क्या ख्याल है कौन सा पॉइंट ले लें? चलो मेरा ख्याल है बी ले लेते हैं, ठीक है, तो टेकिंग बी 4,1। ओके, तो अब ये देखें इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 शुड बी इक्वल टू द ग्रेडियंट टाइम्स 3। ठीक है, तो ग्रेडियंट टाइम्स x विच इज इन दिस केस व्हाट 4, राइट, प्लस c। तो अब ये देखो ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 12 प्लस c। 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू c इज इक्वल टू -11। ऑलराइट, -11। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, हमारे पास इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अगर तो हमने लाइन सही फाइंड की है तो जो दूसरे वाला पॉइंट है ना वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने लाइन को फाइंड करने के लिए बी लिया था, अब लाइन को वेरीफाई करने के लिए ये वाला ले लेता हूं पॉइंट। ठीक है, इट शुड सेटिस्फाई। क्या कहा था मैंने कि सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो अब देखते हैं हमने सही किया कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास a जो है वो क्या है 3, -2। ऑलराइट, तो इसको वेरीफाई करते हैं, क्या -2 इक्वल है 3 टाइम्स 3 माइनस 11 के। तो लेट्स सी, -2 इज 6 माइनस 11। अच्छा, ये तो गलत हो गया, ये तो हमने गलती कर दी है। कहां हमने गलती की? हाँ, मैंने कहा कि थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ, यहां पर पढ़ने का माहौल है कि नहीं? अच्छा, यार ये होना नहीं चाहिए था। लेट मी सी यहां पर क्या हुआ है, हमने क्या गलत किया है। हम्म, सीम्स राइट टू मी। सी की वैल्यू जो है वो टेकिंग पॉइंट बी। तो अगर मैं पॉइंट बी को यूज करते हुए अगर सी की वैल्यू निकालूं ए को यूज करते हुए, तो लेट्स सी हमारे पास सी की वैल्यू कुछ डिफरेंट आती है। ओ, देयर यू गो। हाँ, ये 9 था, ठीक है, यही गलती थी, सही हो गया। हाँ, गलती ये हुई, सॉरी यार, गलती ये हुई थी कि मैंने 3 टाइम्स 3 को 6 लिख दिया था, वो 9 था, माय अपॉलॉजीज। तो वो 9 था। तो देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सेटिस्फाई होगी ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो ये बात समझ लें कि अगर तो हमने दो पॉइंट्स को यूज करते हुए ग्रेडियंट निकाला है ना, और फिर किसी एक पॉइंट को यूज करते हुए लाइन को फाइंड कर लिया, वाई इंटरसेप्ट को,
तो वो दूसरे वाला पॉइंट हमेशा वैलिडेट होगा। अब जरा इसको थोड़ा विजुअली देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमने मैथ्स तो सीख ली, उसको इक्वेशन सॉल्विंग में डाल के देख लिया, अब जरा उसको विजुअली चेक करते हैं। सही हो गया? अच्छा, तो यार मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर ऑन द ग्रिड? एक ग्रिड, हाउ मेनी लाइन्स कैन देयर बी, राइट? हाउ मेनी लाइन्स कैन देयर बी, कैन देयर बी ऑन द ग्रिड? तो उर्दू में अगर बोले तो सवाल यह है कि एक ग्रिड के ऊपर कितनी लाइंस हो सकती हैं? ये मेरे सामने एक ग्रिड है, कितनी लाइंस हो सकती हैं इसके ऊपर? तो इसका जवाब यह है कि वी कैन हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस। क्यों? क्योंकि लाइंस बहुत तरह की हो सकती हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एंड यू कैन कीप ऑन ड्रॉइंग लाइक दिस। ये सारी लाइंस हैं, सारी की सारी लाइंस हैं, लेकिन फर्क क्या है इन सब लाइंस में? इन सब लाइंस में फर्क ये है कि इनकी जो इक्वेशंस हैं, यानी कि इनकी स्टोरीज हैं, देयर इक्वेशंस, i.e. देयर स्टोरीज, इनकी कहानियां अलग हैं, इनके y और x के रिलेशनशिप्स अलग हैं, राइट? तो अगर तो हम वापस आए, थोड़ा सा इसको यूं सोचने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों था कि इन दोनों पाथ्स से हमें लाइन मिल जाती है। Why is that? इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस में से एक स्पेसिफिक लाइन हमें कैसे मिल जाती है अगर हम ये दोनों पाथ्स का इस्तेमाल करें? तो अगर आप फर्स्ट पाथ को देखो तो इसने क्या किया, इसने हमें स्लोप दे दिया, यानी कि इसने क्या किया, इसने ये किया, मैं आप लोगों को विजुअली दिखाता हूं। अब जितनी भी लाइंस थी ना, जितनी भी लाइंस थी, इसने कहा तमाम लाइंस को छोड़कर ये वाली जो लाइंस जिनका सबका स्लोप ऐसा है ना, इन सबको ले लो, ठीक है, इन सब लाइंस को ले लो। जब हमें ग्रेडियंट पता चला तो हमें ये सारी लाइंस की इक्वेशंस पता चल गई। समझ लो कि मैंने इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस इस ग्रेडियंट के साथ ड्रॉ कर ली, इन सब का ग्रेडियंट सेम है, ठीक है, ग्रेडियंट इज सेम। लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी लाइन को टारगेट कर रहा हूं, सही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी लाइंस हैं। तो उसके लिए मेरा दूसरे वाला कंडीशन है, वो ये है कि मुझे अब उस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट दे दो जो सिर्फ उसी लाइन पर है। यानी कि मिसाल के तौर पर इधर अगर आप आए तो ये जो ऑरेंज लाइन है इसके ऊपर मिसाल के तौर पर 2,2 है। 2,2 ये नहीं है, ये 2,3 है। इसी तरह ये वाला पॉइंट 2,1 है। तो जो 2,2 है वो यूनिकली इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो देयर यू हैव इट। अगर तो मुझे एक पॉइंट भी दे दिया एग्जामिनर ने, तो अब मैं उस लाइन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लूंगा, ट्रैक कर लूंगा, वो ये वाली लाइन होगी। सही हो गया? सो दैट इज द विजुअल एंड द लॉजिकल प्रूफ टू शो यू कि क्यों इस पाथ के जरिए से हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाती है। और दूसरे वाला पाथ में भी ऑफ कोर्स बस आप समझ लें कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, पहले वो आपसे कहता है कि ग्रेडियंट भी खुद निकालो, लेकिन द आइडिया इज स्टिल सेम। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उनसे हम ग्रेडियंट निकालते हैं एंड देन फिर हम वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करके अपनी लाइन निकाल लेते हैं। इब्राहिम, आवाज ज्यादा है या स्पीड ज्यादा है? मोहम्मद उस्मानी, हमें ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर लिया ना, ये कोई हमें पता नहीं होना चाहिए, तो मैंने बस आपको प्रूव करने के लिए एक आइडिया दिया है कि ये वाला पॉइंट यूनिकली इसी लाइन पर होगा। ये मिसाल के तौर पर 2,2 है, सही है।
ये वाली जो लाइन गुजर रही होगी, इवन तो इसका ग्रेडियंट सेम है, लेकिन इस लाइन के ऊपर 2,2 नहीं आ सकता कभी भी, वो किसी एक लाइन पर ही आएगा। दैट्स द पॉइंट। यानी आपका टेक अवे ये है कि ग्रेडियंट किसी लाइन का और उसके ऊपर किसी एक पॉइंट का होना, ये सिर्फ उसी लाइन के ऊपर हो सकता है। सही हो गया? असल में मैंने बस ये कोशिश की कि आप लोग विजुअली भी देख सको कि क्यों इन मेथड से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है। तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट डिस्कशन ऑन दिस मैटर। ठीक है, मेरा ख्याल है अब हम आगे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस को देख लेते हैं यार, क्या ख्याल है? थोड़े से आप एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा कर्टसी ऑफ पापा कैम्ब्रिज, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको जरा देखते हैं। तो यार ये देखो हमारे सामने ग्रिड बना हुआ है और उन्होंने एक लाइन एल बना रखी है। नाउ दे आर सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मेरा ख्याल है बहुत इजी है। सबसे पहली चीज y इंटरसेप्ट तो आपको फौरन से ही नजर आ गया, c इज इक्वल टू -3, राइट? नाउ अब जहां तक ग्रेडियंट की बात है, वो मैंने क्या कल सिखाया था, वेरी इजी वे। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप एक स्टेप राइट पर लेते हो तो ग्राफ कितने स्टेप्स ऊपर लेता है? तो जब मैं एक स्टेप राइट लेता हूं तो ग्राफ 2 स्टेप्स ऊपर जाता है। तो क्या ख्याल है, क्या ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 नहीं होता? इसका मतलब है चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यानी वर्टिकल चेंज। इसको यूं समझो, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, तो वो क्या हो गया, 2/1। सही हो गया, लिहाजा ग्रेडियंट भी फिर क्या हो गया, ग्रेडियंट आ गया 2। ले जी, आपको दोनों बातें पता चल गई। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। सही हो गया। अच्छा जी, अब हम ये वाले पार्ट को ना जरा समझने के लिए इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, क्योंकि अभी हमने ये देखा नहीं। अब हम जरा अपने कॉन्सेप्ट के अंदर आगे चलते हैं। यार सारा लेक्चर तो नहीं रिपीट हो सकता, अब गुजारा कर लो, रिकॉर्डिंग में देख लेना यार। अच्छा, अच्छा यार, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम किस किस फॉर्म में अपनी स्ट्रेट लाइन को रिकग्नाइज कर लें। तो माशाल्लाह से ऑल ऑफ यू डू रिकग्नाइज द स्ट्रेट लाइन इन द ग्रेडियंट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। सही है, ये हम सबको पता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेडियंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और भी फॉर्म है जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको कभी कभार यूं भी लिख दिया जाता है और कभी कभार समटाइम्स रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, इन दोनों फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? इन दोनों फॉर्म्स को कहा जाता है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जनरल फॉर्म में कोई टेक्निकलिटी, मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग योर लाइन। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसे लिखी हो, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। सही है, ये ग्रेडियंट फॉर्म में है ना, क्या मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ यार, ये x जो है सिंपली वहां चला जाएगा, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये किस फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है?
ये मैंने इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. सो नथिंग वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर, जस्ट ट्राइंग टू गेट दिस पॉइंट अक्रॉस के वी हैव सेवरल वेज टू राइट आवर लाइन. तो जब आप इस चीज को देखो ना, तो अब ये नहीं सोचना कि ये कुछ और है. बस एग्जामिनर हमारा ये चाहता है कि क्या बच्चे को ये समझ है कि ये भी एक लाइन है, और जैसे ही आप y को सब्जेक्ट बनाओगे दोबारा ग्रेडियंट फॉर्म में आ जाएगा. ओ एंड बाय द वे, यहां पर एक तरह से ग्रेडियंट हाइड हो गया ना, ग्रेडियंट इज हिडन ओवर हियर, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रेडियंट जो है वो हमारे ग्रेडियंट फॉर्म में ही नजर आ रहा होता है हमें. ठीक है, यहीं पर ही हमें नजर आ रहा होता है. ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जनरल फॉर्म में आपको y को सब्जेक्ट बना के दोबारा से ग्रेडियंट फॉर्म में उसको ले जाना होगा इफ यू वांट टू सी द ग्रेडियंट. ठीक है जी. तो एग्जामिनर क्या कह सकता है, वो कह सकता है कि जी इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. ओके, एग्जामिनर कह सकता है, एग्जामिनर कैन से express your equation in the form ax plus by is equals to c. राइट, वो कुछ इस तरह की बात कर सकता है. सही हो गया. तो बस ये है, ये बस हमें फॉर्म का पता होना चाहिए. देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है जी. तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को देखा, हमने देखा कि कैसे m और c को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ग्राफ दिया हो तो भी, अगर ग्राफ ना दिया हो तो भी. सही. और लाइन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका जनरल फॉर्म भी है. यार कितना अच्छा होता ना कि YouTube के अंदर हमारे पास जो अटेंडीज हैं स्ट्रीम के, उनके पास ऑप्शन होती है कि वो अपना वेब कैम ऑन कर लें. आप लोगों के साथ साथ चेहरे भी मुझे नजर आ जाते हैं. अच्छा जी. तो गाइस बस हम अपने वर्कशॉप को कंक्लूजन की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जस्ट स्टिक विद मी ओवर हियर. दो चीज़ें हैं जो कि बस ये इनका लास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बस मेरे साथ रहना. ओके, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ठीक है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? अच्छा, तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को कहा जाता है which have the same gradient. ठीक है, लाइंस which have the same gradient. ठीक है जी. ओहो, ये क्या सिलेक्ट हो गई? अच्छा जी, तो मैं ना यहाँ पर एक ग्रिड बनाता हूँ, और इस ग्रिड के ऊपर हम एक लाइन बनाते हैं. लेट्स सपोज उस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो -1 है, और उसका ग्रेडियंट जो है ना वो 1/2 है. तो 1/2 ग्रेडियंट का क्या मतलब है? फॉर एवरी 2 स्टेप्स दैट आई टेक टुवर्ड्स द राइट आई गो 1 स्टेप अप. यही होगा ना ग्रेडियंट 1/2. इस तरह 2 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट 1 स्टेप अप. नहीं जी, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, हम इनको कनेक्ट कर देते हैं लाइक सो. ठीक है, अब मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूं. ये मेरे पास कौन सी लाइन आई है? अब आप लोग इतने एक्सपर्ट तो हो गए होंगे कि इसको रिकॉग्नाइज कर ले. y इंटरसेप्ट इज -1 एंड ग्रेडियंट इज 1/2, तो y इज इक्वल टू 1/2x -1. हाँ, ये शैम्पू से मुंह धोने वाली बात जो है ना, इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट. मैं एंड पर बताता हूँ. ठीक है, नूर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं बताता हूँ. अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि ये मैंने एक लाइन बनाई है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/2x -1. ओके, अब यार देखो कितनी सारी लाइंस हो सकती हैं जो कि इसके पैरेलल होंगी. क्या ख्याल है? एनी वाइल्ड गेस
how many lines are there that are parallel to this line? Actually there can be infinite number of lines जो कि इसी line के parallel हो. अब मेरी थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी इसको draw करने के लिए शायद मेरी वो थोड़ी सी line खराब हो जाए, लेकिन you get the idea. ये सारी lines एक ही direction में जा रही हैं, right? So all of these are parallel lines. ठीक है, पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो, हैं इकट्ठे अभी काम कर लेते हैं, थोड़ा सा सब कुछ सीख लें जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है. लेट्स गो अकॉर्डिंग टू प्लान. उसके बाद जो है ना हम थोड़ी गपशप भी कर लेंगे. सही हो गया ना? अभी जरा मेरे साथ आ जाओ. अच्छा, तो ये सारी लाइंस जो थी ये पैरेलल थी. ओके, अब हमारा एग्जामिनर हमें कैसे टेस्ट करेगा? ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूं कि ये लाइन L है, लाइन L1. ओके, नाउ दे आर सेइंग find a line that is parallel to L1 and passes through the point, let's suppose 1,3. सही है, 1,3. So find a line that is parallel to L1 and passes through the point B which is 1,3. अब गाइस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये देखें, उसने कहा है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो. सो व्हेनेवर आई से फाइंड अ लाइन, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूजिंग एन इक्वेशन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू L1. सो उसका वो पैरेलल टू L1 है, बट इट passes थ्रू ए डिफरेंट पॉइंट. इसका मतलब लाइन डिफरेंट होगी ना? क्या ख्याल है? ग्रेडियंट सेम है लेकिन पॉइंट अलग हो गया. तो अब जरा सोचो यार, अगर तो पैरेलल है, आई जस्ट सेड इट, मैं फिर भी आप लोगों से पूछ लेता हूं, अगर वो पैरेलल है तो क्या ख्याल है? ग्रेडियंट सेम होना चाहिए ना, जैसे हमने अभी तस्करा किया. तो क्या ख्याल है, मैं एक ऐसी लाइन फाइंड करना चाह रहा हूं जो कि ऑलरेडी इस फॉर्म में है 1/2x, लेकिन मुझे इस न्यू लाइन का, ठीक है ये न्यू लाइन है, मुझे इस न्यू लाइन का y इंटरसेप्ट अभी नहीं पता. ठीक है, आई डोंट नो द y इंटरसेप्ट. लेट मी जस्ट कॉल दिस C2. ठीक है, इसको कोई और नाम दे देते हैं, C2. सही है, अब मुझे C2 नहीं पता, तो कैसे फाइंड करेंगे? वेल, वी ऑलरेडी हैव अ पॉइंट ओवर हियर. तो वो पॉइंट ये कहता है कि जी जब y 3 है तो x की वैल्यू 1 है और C2 हमने अभी निकालना है. C2 इज जस्ट द न्यू y इंटरसेप्ट. ठीक है, C2 इज व्हाट? y इंटरसेप्ट ऑफ न्यू लाइन. अच्छा जी, तो ये देखें, ये 3 - 1/2 क्या हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा, और ये आपके न्यू y इंटरसेप्ट आ गया. तो लें जी, वो जो न्यू लाइन L2 है ना, उसकी इक्वेशन क्या आ गई? मैं न्यू लाइन इसको कह देता हूं क्योंकि मैंने पहले भी यही कहा था. न्यू लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है, प्लस 5/2. देयर यू गो, ये आपकी आ गई न्यू लाइन. तो दैट इज लिटरली ऑल दैट इज देयर फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, finding new lines using the idea of parallel lines, right? That's all the concept you need. ठीक हो गया? अच्छा, तो हमने कौन से सवाल को स्किप किया था? ठीक है, अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं. अब ये पैरेलल लाइंस थी, अब हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस को. परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? लाइंस that meet each other, ठीक है, they have to meet each other at 90 degrees and at one unique point. ठीक है, सही हो गया? अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मतलब है? लेट्स सपोज मैंने कोई भी लाइन बना ली, अभी मैं उसकी इक्वेशन नहीं फाइंड करना चाह रहा, मैंने बस एक लाइन बनाई है. अच्छा जी, ये बस ग्रिड के ऊपर आ जाए ऐसे, और ये भी ऐसे. देयर यू गो. अच्छा जी, मैंने एक लाइन बना ली है जी, उसकी इक्वेशन नहीं हम अभी फाइंड करने में इंटरेस्टेड. वो लाइन है L1. ठीक है, अब L1 एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि इसको 90 डिग्रीज पे मीट करे. ठीक है, लेट्स जस्ट कॉल दैट L2.
एंड L2 कोई भी लाइन हो सकती है एज लॉन्ग एज वो उसको 90 डिग्रीज पे मीट कर रही है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो बोथ ऑफ दीज लाइंस आर इंडीड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम कहते हैं कि जी L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी, हम कहते हैं कि L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब यार ये सोचने वाली बात है कि क्या परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट आपस में किसी तरीके से रिलेटेड हो सकता है? सोचने वाली बात ये है। तो यस, मैं इसका जवाब देता हूं, बिल्कुल हो सकता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका, बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, हाँ, ओके, सो यूनिक पॉइंट कौन सा होगा यहां पर? हमने कहा ना कि वो 90 डिग्रीज पर मीट करती हैं, एंड एट वन यूनिक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ऐसा जिस पे ये दोनों मीट कर रही हैं? वो यही वाला पॉइंट होगा ना, दिस इज द यूनिक पॉइंट। सही हो गया, ये वाला पॉइंट यूनिक है। ये L1 में भी है और L2 में भी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक ही पॉइंट करेगा हमेशा, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जाहिर है अगर हम लाइंस की बात करें तो ग्रेडियंट को हम छोड़ नहीं सकते, राइट? ग्रेडियंट ने आना है जहां पर लाइंस की बात होगी। तो gradient of perpendicular lines is related through the following equation. Let m1 be gradient of L1, ठीक है, and let m2 be gradient of L2. Okay, तो m1 is the gradient of L1 and m2 is the gradient of L2. Okay, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इन दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारे पास हमेशा -1 आएगा, हमेशा। नाउ इजंट दैट अमेजिंग? कितना अजीब और यूनिक रिजल्ट है। इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई तो हमें ग्राफिंग कैलकुलेटर के जरिए से ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसा करता हूं कि मैं एक लाइन बनाता हूं, लेट L1 बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2x, वही पिछले वाली लाइन ले लेते हैं, 1/2x - 1, ठीक है। तो क्या ख्याल है, हम एक पॉइंट भी सेट कर लेते हैं, एंड passes थ्रू कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज 1, अगर मैं इसके अंदर 1 डालूं तो क्या आता है, 1/2 टाइम्स 1 - 1, तो हाफ -1, सो दैट जस्ट गिव्स यू -हाफ। तो एक पॉइंट मेरे पास आ गया -हाफ, ठीक है, सही है। तो विजुअली स्पीकिंग मैंने क्या किया अभी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखें। विजुअली स्पीकिंग मैंने एक लाइन बनाई है जो कि है 1/2x - 1, ठीक है। तो -1 इसका y इंटरसेप्ट है और 1/2 इसका ग्रेडियंट है, सो देयर यू गो। ये हमारे पास लाइन आ गई, मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूं और हमारे पास लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। ये हमारे पास लाइन एक्यूरेट नहीं आई, मैं थोड़ा सा दोबारा इसको, अरे यार, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ये हमारे पास एक लाइन आ गई है, y इज इक्वल टू 1/2x - 1। ओके, हमने इसके ऊपर ना एक पॉइंट ले लिया था। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था 1, -हाफ, सही है, 1, -हाफ। तो वो वाला पॉइंट था ये, दिस वाज द यूनिक पॉइंट दैट वी टुक। अब हमने ना यहीं से ही ना, ये क्या पॉइंट है, 1, -1/2, ठीक है। हमने इसी पॉइंट से क्या करना है, हमने एक परपेंडिकुलर बनानी है। लेकिन बिफोर दैट हम क्या करते हैं, हम वही वाला फॉर्मूला टेस्ट करते हैं कि अच्छा यार, जो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनके ग्रेडियंट्स जो हैं वो आपस में -1 देते हैं जब मल्टीप्लाई होते हैं। तो कैन आई से
कि अच्छा यार इसका ग्रेडियंट जो है तो वो तो 1/2 है, राइट? इसका ग्रेडियंट क्या है? m1 इज 1/2। ओके, इसका मतलब ये होना चाहिए है कि 1/2 को जब मैं m2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? -1। अब हम इस छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। m2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू जस्ट -2। इसका मतलब है जो मेरी परपेंडिकुलर लाइन है उसका ग्रेडियंट क्या होगा? -1/2। ओके, नाउ बिफोर वी डू दैट, इससे पहले कि हम इक्वेशन स्केच करें, हमें इक्वेशन लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है? तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमारे पास क्या क्या है? m तो आ गया है, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस सी। x और y कहां से आएंगे? वेल ये जो x और y हैं ये यूनिक पॉइंट से आएंगे ना। यही तो पॉइंट था यूनिक पॉइंट का, यही तो पॉइंट था यूनिक पॉइंट का, यानी यही तो मकसद था यूनिक पॉइंट का। हमने उसको लिया ही क्यों था? ताकि हम जब परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड कर रहे हो तो हम उसको यूज कर सकें। तो अब जरा देखो, यहां पर मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है ना अवेलेबल है। ओके, तो अब मैं ऐसा करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई जब y -1/2 के इक्वल है ना, तो जो x है ना वो 1 के इक्वल है। अब मुझे इसका y इंटरसेप्ट बता दो नई वाली इक्वेशन का। तो ये देखो, ये -1/2 है और ये -2 है, वहां जाके +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3/2। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि जिसका y इंटरसेप्ट जो है वो 3/2 हो और उसका ग्रेडियंट क्या है? -2। नाउ -2 को कैसे रीड करना है? -2 का मतलब ये कि जब भी मैं एक स्टेप लेफ्ट लूंगा तो मैं 2 स्टेप्स ऊपर चला जाऊंगा, राइट? शुरू कहां से मैंने होना है? मैंने यूनिक पॉइंट से शुरू होना है। एक स्टेप जब मैं लेफ्ट लूंगा मैं कहां चला जाऊंगा? मैं 2 पॉइंट्स ऊपर चला जाऊंगा, सही? इसी तरह एक और स्टेप लेफ्ट लूंगा तो मैं 2 पॉइंट्स ऊपर चला जाऊंगा। वंस अगेन एक स्टेप लेफ्ट लूंगा तो मैं 2 स्टेप्स ऊपर चला जाऊंगा। ये देखो, ये अभी से ही मुझे एक रो नजर आ रही है पॉइंट्स की। मैं इनको कनेक्ट करता हूं, ट्राइंग टू कनेक्ट देम वेरी नीटली ओवर हियर। तो ये देखो, तो क्या ख्याल है? इफ यू इग्नोर द फैक्ट कि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, क्या ख्याल है ये परपेंडिकुलर लग रही है एक दूसरे को? अब कोई सवाल है तो इस पर पूछ लें, मेरा ख्याल है आप थोड़े सवाल जवाब होने चाहिए। हाँ जी, तो कैसा आप सब फील कर रहे हैं इसके बारे में? थोड़े से अपने एहसासात मुझे बताएं, क्योंकि देयर्स इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैं बोलता ही जा रहा था। तो आप थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और आप लोगों की राय भी लेते हैं। लेट्स टेक फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। अच्छा जी। हाँ, 1/2 कैसे कैलकुलेट किया?
अच्छा जी तो आप पूछ रहे हैं मोहम्मद उस्मानी के हमने 1/2 कैसे कैलकुलेट किया ऑन द ग्राफ। देखो यार, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी। ये देखो, ग्रेडियंट जब 1/2 है तो उसका मतलब क्या है, आपने हमेशा इसको चेंज इन y ओवर चेंज इन x के तौर पर देखना है ना। ऊपर चेंज इन y है और नीचे चेंज इन x है। तो देखो इसका क्या मतलब है 1/2 का, कि जब मैं 2 स्टेप्स राइट लेता हूं ना, ठीक है, तो मैं एक स्टेप ऊपर जाता हूं। इसी तरह 2 स्टेप्स राइट, एक स्टेप ऊपर, 2 स्टेप्स राइट, एक स्टेप ऊपर। ये है असल में ग्रेडियंट 1/2। फातिमा, दोनों काम कर सकते हैं ना, व्हाटएवर इज क्विकर फॉर यू। 2 पॉइंट्स का भी निकाल लो अगर ये वाला मेथड बुरा लग रहा है या मुश्किल लग रहा है। अगर हमारे पास ग्राफ ना गिवन हो एग्जाम में, तो 2 पॉइंट से ग्रेडियंट निकालना ज्यादा सेफ है, राइट? क्योंकि उसमें गलती के इम्कान है। अगर आपको पीछे ग्राफ नहीं गिवन तो फिर आप फाइंड करें, लेकिन अगर ग्राफ गिवन है तो ये बहुत क्विक लगता है मुझे तो। हाँ, कैमरा मेरा अब नजर आ रहा है आप लोगों को? कैन समबडी वेरीफाई? मेरा ख्याल है कि अब मेरा कैमरा नजर आ रहा होगा सबको, क्योंकि वो मेरा वेबकैम बंद हो गया था। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है इस टॉपिक के अंदर, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो बात याद रखने की जो है ना वो ये है, जो यहाँ पर लिखी हुई ना मैंने, दिस इज द कोर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। असल में कि 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके ग्रेडियंट्स की जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल होती है। यही बुनियाद है, बाकी वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो लाइन के हम पहले से देख चुके हैं। ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। अच्छा यार, अब बस हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, चूंकि हमें परपेंडिकुलर लाइंस की समझ आ गई है, अब हम जरा बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ठीक है, अच्छा बिफोर दैट, ये हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, जरा ये जल्दी से कर लेते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, ये देखें। ओके, सो उसने हमसे पहले एक लाइन आइडेंटिफाई करवाई थी जो कि उसने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ओके, ओवर हियर दे आर सेइंग ड्रॉ अ लाइन जो कि बस परपेंडिकुलर हो, उसकी इक्वेशन फाइंड करने को हमें नहीं कहा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कोई भी लाइन हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। यानी जो जो भी लाइंस इसके साथ 90 डिग्रीज पर मीट कर रही हैं, वो तमाम लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो यहां पर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एग्जामिनर ने बस कहा था कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये नहीं कहा था कि होनी कौन सी चाहिए। अगेन, हमें लाइन एग्जैक्टली लाइन को फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट तो चाहिए होता है, लेकिन एक पॉइंट भी चाहिए होता है। उसने पॉइंट को मेंशन ही नहीं किया। सही है, उसने कहा कि बस कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो जो कि परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों के पास आपकी वो ज्योमेट्री बॉक्स होता है एग्जाम के अंदर, राइट? ज्योमेट्री बॉक्स से आपने क्या करना है कि डी को यहां पर रखना है, वो जो ट्राइंगल होता है आप लोगों के पास, ठीक है, उसको यहां पर रखना है, लाइक सो। ऐसे उस ट्राइंगल को आपने रखना है और यहां पर एक लाइन उसके साथ अपनी पेंसिल को रख के बना लेनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर ऐसे होगा। बस एग्जामिनर ने आपको 1 मार्क इसका देना है कि आपको परपेंडिकुलर लाइंस का पता है कि नहीं, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक of our coordinate geometry in O-level maths, and that is the line of perpendicular bisector. Now we have to break this term down because it's a lot of things over here. असल में मैथ्स के अंदर ये भी एक बात होती है कि हम ऐसी लैंग्वेज सीखते हैं जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत थोड़े लफ्ज में कन्वे हो जाती है। सो परपेंडिकुलर क्या होता है? थिंग्स दैट मीट एट 90 डिग्रीज। ठीक है, बाइसेक्टर किसे कहते हैं? समथिंग दैट कट्स इनटू 2 इक्वल पीसेस। ठीक है, तो अगर कुल मिला के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीनिंग को समझें तो एक ऐसी लाइन, जाहिर है अब यहां पर थिंग से मुराद तो कोई लाइन ही होगी ना, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अब यहां पर कोई और चीज थोड़ी ना आएगी, सही है ना? नाइफ तो आने से रही। ठीक है, लाइन की बात हो रही है, तो एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्रीज पर मीट करती है हमें, और वो हमें 2 इक्वल हाफ्स में कट कर देती। तो यार देखो,
ये वाली बात तो हमें समझ में आ रही है, ये हम समझ लें कि ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि वो 90 डिग्रीज पर मीट कर रही है। लेकिन जरा इस बात को समझो, अगर तो टू इक्वल पीसेस करने हैं, सही है, टू इक्वल पीसेस करने किसके, ऑफ व्हाट, सवाल ये बनता है ना, किस चीज के टू इक्वल पीसेस, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि वन लाइन सेगमेंट। किस चीज के दो हिस्से करने, एक लाइन सेगमेंट के दो हिस्से करने। अब लाइन सेगमेंट होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? इट इज ए स्मॉल, या स्मॉल का वर्ड ना यूज करें, इट इज ए पीस फ्रॉम एनी लाइन। अब यहां पर देखें, जितनी भी हमने लाइंस ड्रॉ की, ये सारी हमारे ग्रिड को कवर कर रही थी ना, विच इंप्लाइज के बेसिकली ये चलती जा रही हैं, हमने बस उनका इतना सा नक्शा आप लोगों को दिखाया। लेकिन लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जो कि ना ब्रेक हो जाती है, वो एक पीस होता है। तो सिंस ये एक पीस होता है, तो हम ये कहेंगे इट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है जी। ये देखो, एक पॉइंट हमारे पास है विच इज 1 2 3 4 5, -5, 1, दिस इज पॉइंट ए, एंड अनदर पॉइंट ओवर हियर विच इज 4, 3, ठीक है, 4, 3, दिस इज बी। अच्छा यार, अब ये देखो, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, सही हो गया। अच्छा, हमने अब समझ लिया लाइन सेगमेंट क्या था, तो वापस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आते। तो हमने कहा था कि ये एक ऐसी लाइन होगी जो 90 डिग्रीज पर मीट करेगी और हमारे हमारे लाइन सेगमेंट को टू इक्वल हाफ्स में कट कर देगी, ठीक है। तो अब देखो क्या होने लगा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, एग्जैक्टली यहां पर आएगा, यहां पर ऐसे ऐसे वो इसको कट करेगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये जो दो डैशेस हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स, ठीक है, यानी वो लाइन को एग्जैक्टली हाफ में आके कट करके सेपरेट कर देगा। तो ये हमारा काम होगा किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। इसको मैं शेड कर देता हूं कि ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा कैसे, ठीक है। हमने समझ लिया ग्राफिकली विजुअली कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या, बट हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। जाहिर है ये भी एक लाइन है और हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एनी आइडियाज, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या आप लोगों के जहन में आता है? क्या ख्याल है, एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड? अच्छा जी, तो लाइन सेगमेंट कैसे आएगी? वेल ऑफ कोर्स, एक बात बहुत अच्छी की आपने, वो ये है कि यहां पर इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये अगर उसको इस लाइन सेगमेंट को हाफ में कट करिए, जिनके दोनों एंड्स पर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो उनके दरमियान में मिड पॉइंट होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे असल में मिड पॉइंट चाहिए अब ए और बी का। तो ये देखना, x1 प्लस x2 ओवर 2, कॉमा y1, ठीक है, प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया बेसिकली -1/2, कॉमा 4/2। इसको हम सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हैं, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, ठीक है, हमारा मिड पॉइंट आ गया। ओके, दैट्स गुड। वेल, व्हाट एल्स डू वी नीड for the perpendicular bisector, for the equation of the perpendicular bisector? So
ऑफ कोर्स वही वाली बात है कि हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया है जो कि यूनिक है। तो हमारे पास अब ग्रेडियंट हमें चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देर इज नो वे टू डायरेक्टली आइडेंटिफाई द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड करें, ठीक है, उसके बाद क्या करें, फाइंड एम ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारा रास्ता हो सकता है। यूजिंग व्हाट, यूजिंग m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1। चूंकि ए बी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले हम m ऑफ ए बी निकालते हैं। व्हाट्स द ग्रेडियंट ऑफ ए बी, यहां पर इसको देखकर बताते हैं। तो ये देखो, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो क्या आ गया, ये आ गया 2/9। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या आया, 2/9। ओके, तो अगर तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 2/9 और ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, -1। तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज जस्ट गोइंग टू बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2/9। क्या ख्याल है ना? 2/9 सिंपली वहां जाके डिवाइड हो गया। अब आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि बेसिकली ये चीज है, डिवाइडेड बाय 2/9। तो क्या रूल सिखाया था हमें मैथ्स में, ओ लेवल मैथ्स में, कि अगर आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली इनको रेसिप्रोकेट कर दो। ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर। सो अब ये क्या बन गया, ये बन गया -9/2। ये क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ गया। ओके, तो अमेजिंग, वी हैव ए पॉइंट विच इज राइट ओवर हियर एंड नाउ वी हैव द ग्रेडियंट। सब कुछ तो आ गया हमारे पास। तो अब जरा देखो वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था -1/2, 2, राइट, दिस वाज द पॉइंट। ओके, तो अब ये देखो, y इज इक्वल टू -9/2x प्लस c। क्या मैं y की जगह 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देयर यू गो। और क्या मैं x की जगह -1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। थोड़ी सी जगह कम हो गई, ले जी। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है। 9/4 प्लस c। Now, what will you do? What will c be? c will be 2 minus 9/4. Now, if this is difficult for you, you can take the LCM over here. ठीक है, 4 का LCM ले लो, 8 minus 9. So that eventually just gives you what? -1/4. And there you go, guys. ये अब हमारे पास equation of perpendicular bisector आ गई है. So -9/2x minus 1/4 is the equation of the perpendicular bisector. ले जी, congratulations, coordinate geometry is officially done. How are we feeling? हाँ जी, not so good. Why is that? दिल बाग बाग है, क्या बात है, क्या बात है। और बाकियों का दिल बाग बाग नहीं है, दिल वीरान है। बाकियों का दिल वीरान हो गया। अच्छा। हम्म। हाँ जी, कहाँ पर हैं सारे?
अच्छा, तो वो जो बात हो रही थी ना शैम्पू से मुँह धोने की, असल में इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बैक व्हेन वी वर डूइंग ओ लेवल्स, हमारे एक बड़े ही वेल यू कैन से शायद काफ़ी अच्छे टीचर थे, थोड़े से फ़नी भी थे। बट ना उनकी क्लास में हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, हम सारे ही। तो ना वो अक्सर औकात कहते थे व्हाइल राइटिंग ऑन द बोर्ड, जब हम अपनी बातें कर रहे होते थे तो कहते ओए ओए मेरी तरफ देखो, ओ मैं शैम्पू से मुंह धो के आया हूँ, और वी वुड लाफ सो मच। और द फनी थिंग इज कि ये वो सीरियस होके कहते थे, नॉट टू यू नो नॉट टू से इट आयरॉनिकली कि मतलब मेरी तरफ देखो, यानी वो सीरियस होकर कहते थे, लाइक दिस वाज अ थिंग फॉर हिम, जो कि वी फाइंड वेरी फनी। एंड टू दिस डे अगर हम सारे स्कूल फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ जाए ना तो हम वी डेफिनेटली रिमेंबर दैट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो इसका डे 1 भी मैं अपलोड कर दूँगा वैसे। एंड नाउ ये भी ऑफ़ कोर्स ये तो लाइव स्ट्रीम ही है, ये तो फ़ौरन से ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है जी। गाइस इट वाज़ वेरी फन, मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाय द वे, इसलिए वो पिछले जो डे 1 था वो भी फिर हमें ज़ूम पर स्विच करना पड़ा क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा था ये। लेकिन आज मैं इसको बैठा, थोड़ा मैंने इसको समझा और फिर मैंने फ़ौरन से कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी अकॉम्प्लिश्ड, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड, और स्ट्रेस होने की कोई बात नहीं है। मैथ्स इज ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मैथ्स तभी स्ट्रेसफुल लगता है जब हम इसको विजुअलाइज नहीं करते और सवाल नहीं पूछते कि ये क्यों हो रहा है। यानी मैथ्स का सबसे बड़ा दुश्मन ये है कि आप किसी भी चीज को ऐसे ही कबूल कर लो विदाउट आस्किंग व्हाई। यू हैव टू सी इट। मैथ्स में सीइंग इज बिलीविंग, दैट्स ट्रू। सही हो गया। चलें जी, ठीक है फिर। टेक केयर गाइज, ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हम स्ट्रीम को कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।